हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 64 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 10 दिसंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इसमें संघवाद। एक्चुअली इसकी हम करने वाले हैं रिवीजन, क्योंकि संघवाद हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आप ये तो जानते ही हैं जो संघवाद टॉपिक है आपका राजनीति विज्ञान विषय से है। और आपको ये भी पता है कि जब भी हमारी कोई रिवीजन वर्कशीट यानी पुनरावृत्ति आती है तो हमें करने पड़ते हैं उसमें क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आज भी इस वर्कशीट में आपके 10 क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं जो 3 से 5 नंबर के हैं, जो हमें सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद इन 10 क्वेश्चन के बाद हमारे पास 4 प्रश्न और है करने को। उसके लिए हमें एक अनुच्छेद को पढ़ना है और अनुच्छेद को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 सूची में किया गया है। एक है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची में कौन से होते हैं, आप इनके नाम से ही बच्चों आपको याद हो जाएगा। संघ यानी कि केंद्र, इसमें आप केंद्र सरकार इसमें कानून बनाती है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार आपके राज्यों के पास, और समवर्ती में दोनों कुल दोनों बनाते हैं कानून, राज्य भी और संघ भी। तो देखिए, संघ सूची में लगभग आपके 100 विषय हैं। ठीक है, मुद्रा, बैंकिंग, सुरक्षा, विदेश नीति, ये सब इसमें आते हैं। इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। दूसरी बात, राज्य सूची में 61 विषय को शामिल किया गया है, जैसे पुलिस है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, स्थानीय सरकार है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। ठीक है, समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को लिया गया है। विषय का मतलब आप समझते हो, इतने सारी चीज़ों को लिया गया है, जैसे कि शिक्षा हो गया आपका, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, इन सब को लिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है। अगर कोई विवाद की स्थिति हो जाती है तो केंद्र सरकार जो निर्णय लेती है वो सर्वमान्य होता है। ठीक है, अब बच्चों आपको ये तो याद हो जाता है कि एक में 100 है, एक में 61 है और एक में 52 है। आप ये भूल जाते होंगे कि किस में 100 है, किस में 61 और किस में 52। तो आप याद रखिए कि केंद्र के पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप ये याद रखना, सबसे ज़्यादा विषय हैं केंद्र के पास, पूरे 100। राज्यों के पास क्या है, 61 विषय होते हैं बीच वाले, क्योंकि आप 100, 61, 52 याद करके रखिए। तो 100 आपके केंद्र सरकार के पास है और फिर जो बीच वाला नंबर है वो है आपका राज्य सरकार के पास। और क्योंकि दोनों में झगड़ा हो जाता है विषयों को लेकर, इसलिए इसमें सबसे कम विषय रखे गए हैं, ये 52 है ना। क्योंकि केंद्र में ज़्यादा शक्ति है इसलिए सबसे ज़्यादा, राज्यों की थोड़ी सी कम होती है इसलिए दोनों में झगड़े की स्थिति न बने। इसलिए मतलब ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, इस तरीके से आप इन विषयों को याद करिए। क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है संघ सूची में कुल कितने विषयों को रखा गया है, 52 विषय कौन सी सूची में हैं, जैसे आपका वन हो गया, जनसंख्या हो गया। तो इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको इस तरीके से याद करो जिससे आप भूलें ना। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन कीजिए। जो स्थानीय सरकार होती है, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो हमारी लोकल सरकार होती है, उसका क्या महत्व है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि क्योंकि स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था अच्छी तरीके से सुचारू रूप से करना होता है। इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, जिससे समस्या का निदान भी हो जाए, समस्या सुलझ भी जाए, और लोकतांत्रिक जो स्वरूप है उसके निचले स्तर की स्वस्थ व्यवस्था भी स्थापित रहे। मतलब करप्शन भी कम हो और सारा काम लोकतांत्रिक रूप से लोगों की ज़्यादा भागीदारी हो, ये होता है इसका महत्व। और स्थानीय शासन द्वारा सुशासन की व्यवस्था को स्थानीय स्वायत्त शासन कहते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन के 2 मूल कारण होता है। पहला तो एक ही होता है, यह व्यवस्था शासन के निचले स्तर पर लोकतांत्रिक बनाती है ना, क्योंकि नीचे फिर किसी को ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली जो काम करना होता है लोकतांत्रिक सरकार में जनता के लिए, तो सारे लोगों की भागीदारी हो जाती है। दूसरा, जो स्थानीय लोगों की भागीदारी को सक्षम बनाती है और साथ ही लोगों को शासन की कला का ज्ञान भी देती है कि किसी तरीके से हम शासन करते हैं। मतलब जो लोग हैं, ज़्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो एकदम ऊपर ना जाके नीचे से जाते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। मतलब ये सारे इसके महत्व हैं, छोटे बड़े सब तरीके के।
चलिए अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब ये पूछा है इन्होंने, संघवाद क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिए। देखिए ये अलग अलग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पार्ट लो, मैं आपको इसको इकट्ठा करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्र सरकारों के मध्य होता है। अब संघवाद आप टॉपिक पढ़ रहे हैं संघात्मक, तो आपको संघवाद तो पता ही होगा। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्तियों को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। भारतीय संघ व्यवस्था के संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियाँ का जो विभाजन या केंद्रीकरण किया जाता है, उस दृष्टि से दो प्रकार के शासन की व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है संघात्मक शासन और एक होता है एकात्मक। तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप इस तरीके से लिख देंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन भारतीय संघ के सिद्धांत पर आधारित है। भाई संघ कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन हम कहते हैं संघ के सिद्धांत पर आधारित है, तो कथन को स्पष्ट कर दीजिए। तो स्पष्ट कर देते हैं भाई, भारत एक संघीय देश है क्योंकि भारत में सरकार के 2 से ज़्यादा स्तर हैं। सभी प्रकार की सरकारों की शक्तियाँ भी अलग अलग होती हैं, तो हो गया ना संघ वाला देश। सभी प्रकार की सरकारों के आय के साधन भी अलग हैं। भारतीय संघ में भी एकल न्याय व्यवस्था है। सभी प्रकार की सरकारें एक ही नागरिक समूह प्रशासन करती हैं। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ओके, चलिए अब आ जाते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न पूछा गया है, 1990 से पहले और बाद में केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण करिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से दीजिए। देखो उत्तर ये आपका इधर आएगा, ये नंबर 1 पॉइंट है। अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया है 1990 के। ये पहले और बाद की बात हो रही है। स्थानीय सरकार में भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। कम से कम 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। हर राज्य में स्थानीय चुनाव कराने से पहले चुनाव आयोग का गठन किया गया है और राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासन निकाय को देना पड़ेगा। 1992 के बाद ये बदलाव आए और 1992 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आ जाते हैं 1992 के संवैधानिक संशोधन की व्याख्या। जब संविधान तैयार किया गया तो स्थानीय सरकार का विषय राज्यों को सौंपा गया, साथ ही इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों में भी शामिल किया गया। थंगुन जो समिति थी उसने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। भारतीय संसद द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान में 73 और 74वां संशोधन 1992 में किया गया। ठीक है, ये पूरा इसकी व्याख्या करी है कि किस तरीके से क्या किया गया। ठीक है, संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन था 25 अप्रैल 1993 तथा 74वां 1 जून 1993 से लागू हुआ। ये लागू होने की बात है। ठीक है, ये संविधान संशोधन जो हुआ तो लागू तब हुआ और ये किया गया तब। भारत की 70% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विशेष महत्व दिया गया है इसी संवैधानिक संशोधन में। और लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब है जब शासन के सभी स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसलिए स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये आपके दोनों पॉइंट आ गए। ये तो बता दिया हमने 1992 का। आप इसमें के अंदर बच्चों जरूरी नहीं है, मतलब जो आप लिखना चाहो संवैधानिक संशोधन की हमने व्याख्या करनी है अपने शब्दों में, क्या क्या हुआ तो हमने ये लिखा। और इसके बताया हमने सरकारों की, भारतीय स्थानों की जो स्थापना हुई उसके बारे में हमने ये नीचे बता दिया आपका 2-3 लाइनों में। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया। तो इसका उत्तर बच्चों आप इस तरीके से देंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से करेंगे, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं गया है ना। भाषा नीति की चुनौती का सामना यही तो आया भाई कि कोई एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं दिया गया। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 21 अन्य भाषाएं हैं। तीसरा है ये वाला। ठीक है, राज्यों की भी अपनी राज्य भाषाएं होती हैं।
ठीक है, ये अपना आपका अलग पॉइंट होना था, चलो एक एक में ही कर दो। हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग राज्य के उद्देश्यों के लिए किया गया। राज्य की अपनी राजकीय भाषाएं हैं। आज़ादी के बाद त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया। हिंदी अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा को पढ़ना अनिवार्य किया गया, क्योंकि भाषा की बहुत चुनौती आई, क्योंकि जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है उनको हिंदी से ऑब्जेक्शन है, और जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो चाहते हैं कि हिंदी बने, और भी कई तरह की समस्याओं का हमेशा सामना करना पड़ा, क्योंकि एक सर्वसम्मति से नहीं बन पाई। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, गठबंधन की सरकार की साझेदारी किस प्रकार की जाती है। तो गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट की होती है, जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है ना। अगर गठबंधन की सरकार होगी तो एक दल का प्रभुत्व नहीं रहता, अगर एक ही दल की सरकार होती है तब होता है। गठबंधन की सरकार में सत्ता की साझेदारी से पता क्या मतलब है, कि केवल एक ही पार्टी का प्रभुत्व ना होकर सभी पार्टी जो गठबंधन की सरकार में है उनकी भूमिका अहम रहती है, और उनके पास भी कई महत्वपूर्ण विभाग हो सकते हैं। बच्चों बहुत मेहनत करनी पड़ी है, मुझे लिखने पड़े हैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपके लिए। चलिए, पंचायती राज प्रणाली की किसी भी उपलब्धियों और उसकी चुनौतियों के बारे में बताइए। तो चलिए देखो, एक तो उपलब्धियां आपकी, सरकार में आम लोगों की भागीदारी बढ़ गई है। अब पंचायती राज प्रणाली आई तो जब भी तो गाँवों तक पहुंचा शासन, और तब लोगों की सरकार में भागीदारी बढ़ गई, भाई स्थानीय लेवल पे वो लोग इन्वॉल्व हो गए, और पंचायती राज व्यवस्था से स्थानीय विकास भी प्रगति हुई। क्योंकि देखो, एक मान लो प्रिंसिपल ही सारा काम करता है स्कूल में, है ना, तो मुश्किल हो जाता है ना आपके पूरे स्कूल को देख पाना। लेकिन अगर वो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सब टीचर्स को सौंप देता है, भाई ये डिपार्टमेंट आपको देखना है, खेल कूद का ये उसका वो, तो ईजी हो जाता है, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है और प्रगति भी ज़्यादा होती है, और भ्रष्टाचार में भी कमी आती है। क्योंकि 4 ही लोग होते हैं, सर्व तो वो कुछ भी करते रहें, लेकिन ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो भ्रष्टाचार कम ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये तो हो गई उसकी उपलब्धियां। अब देख लेते हैं चुनौतियां क्या आई। चुनौतियां भी बहुत आनी थी। ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद, उनके पास धन की समस्या शुरू हो गई। भाई जब हम कई को एक सरकार हमारी और बच जाएगी, कईयों के हाथ में पावर आएगी, तो सभी को कोई भी योजना चलेगी उसके लिए भी पैसा चाहिए। इन संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या तो दिए नहीं गए, फिर जो भी दिए गए वो अर्थ शून्य थे, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं था। परिणामतः शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ा, जो देते हैं गवर्नमेंट उसके ऊपर ही करना पड़ा सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लिख दीजिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल करा गया है। 1992 में धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। और कौन सी राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं कहा, अगर राजभाषा। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप 1, 2, 3 आदि होगा, है ना, समझ रहे हो। जो भारतीय अंक है उनका स्वरूप ये होगा। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से लिखे जाते हैं। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। तो ये क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज को नहीं लिया, हिंदी पर यहाँ पे स्पेशल बल दिया गया है। तो ये हो गए हमारे कौन से क्वेश्चन, ये हो गए हमारे पूरे 10 क्वेश्चन जो हमने करने थे 3 से 5 नंबर वाले। अब चलिए पढ़ लेते हैं आपके अनुच्छेद को और कर लेते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए, आपके अनुच्छेद में क्या दिया गया है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है ना। ये पता ही है आपको, जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें 2 जगह बढ़ जाती हैं शक्तियाँ। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है ना। इसको समझने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, है ना, वो पूरे देश के लिए होते हैं। उसमें जो पूरे देश के लिए सरकार होती है उसमें पूरे लोगों का, पूरा देश का महत्व होता है। फिर राज्य या प्रांतों की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक जो कामकाज होती है उनको देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। ऐसा नहीं है कि केंद्र का ही उस पर वो रहता है, राज होता है। वो अपने राज्य में अपने जो उनको विषय दिए गए हैं उन पे अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है।
है ना। इस अर्थ में जो संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से बिल्कुल उलट है, क्योंकि एकात्मक शासन में क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। अगर एकात्मक है मतलब शक्ति जो है वो केवल केंद्र में रहेगी, उसके अंडर रहेंगे सब लोग, और इसमें केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय राज्य सरकार को कुछ खास करने को आदेश नहीं दे सकती, ठीक है। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, इसके लिए वे केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती, है ना। उनकी ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी है उनके प्रति, ये दोनों ही सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद था और इसके फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर। अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित करिए। तो जो भी आपको समझ आया संघवाद के बारे में वो लिख दीजिए। तो देखिए, शासन की व्यवस्था जिसमें किसी देश के अवयव इकाइयों और केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो उसे संघवाद कहते हैं। अपने शब्दों में लिखना है, किसी भी तरीके से लिख लीजिए, आप अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में लिख लीजिए। सरकार का एकात्मक रूप से क्या समझते हैं, एकात्मक शासन में सरकार का केवल एक ही स्तर होता है ना। और संघवाद में, संघात्मक में क्या होता है, सरकार के कम से कम 2 स्तर होते हैं। भारतीय संघीय सरकार का कौन सा रूप है, तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित होता है, ठीक है। ये आप जानते ही हैं, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य द्विसदनात्मक प्रणाली द्वारा संचालित होता है। जो क्वेश्चन नंबर डी पूछा गया है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखना है। तो अपने शब्दों में लिख दो जो भी आपको समझ आया। तो हमने लिखा, संघात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है। आमतौर पर 2 स्तर की सरकारें होती हैं, जिसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, दूसरी सरकारें अलग अलग राज्यों में होती हैं जो दैनिक कामकाज करती हैं। दोनों स्तर की सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट होती है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के पास को कुछ खास करने को नहीं होता, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं। तो ये हो गया हमारा जो अनुच्छेद है। जो भी लिखना चाहें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट, क्योंकि आपकी लेंथी वर्कशीट आती है रिवीजन की तो बहुत मेहनत लगती है। तो बच्चों, एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, एक कमेंट भी अपना छोड़ोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद नोटिफिकेशन बेल, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।